अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुल्क की ज़खायर फ़कत 10 अरब डॉलर पर, इंपोर्ट बिल 76 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट सिर्फ 30 अरब डॉलर, यानी तिजारती खसारा जो है वो 45 अरब डॉलर पर है। 20 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट, 5 अरब डॉलर की खाने पीने की अशिया की इंपोर्ट। मुल्क की रेवेन्यू का 78% कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च होता है। IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ेर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो अभी तक नहीं हुई। ये है मुल्क की मखदूश माशी सूरत हाल, जिसने नई और इत्तेहादी हुकूमत को नाकाबिल यकीन लेकिन नागुज़ीर चैलेंजेस दे रखे हैं, और इन चैलेंजेस से नबरदज़मा होने की सूरत में हुकूमत को चैलेंज दर चैलेंज का सामना होगा। ये चैलेंज सिर्फ माशी नहीं होंगे बल्कि सियासी और अवामी सतह के भी होंगे। हुकूमत को हर हाल में जिस तरह की मईशत मिली, गैर मकबूल और मुश्किल फैसले करने होंगे और शायद उनकी सियासी कीमत भी चुकानी होगी। ये कीमत सियासी बका और मुस्तकबिल को भी बहुत सी सियासी जमातों के दाव पर लगा सकती है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि हुकूमत ने सख्त फैसले करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से माशी मुश्किलात बढ़ तो रही हैं अवाम की, लेकिन एतमाद या मार्केट का जो एक सेंटिमेंट होता है, गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो रही है, उम्मीद पैदा हो रही है। हालिया दिनों में मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के लिए दी जाने वाली गैर मंतकी सब्सिडी को मरहलावार वापस लेना शुरू कर दिया है। इस मद में 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, लेकिन अब भी मजीद 26 रुपए फी लीटर इजाफा नागुज़ीर है। इसी तरह मौजूदा हुकूमत बिजली टैरिफ की सूरत में भी 35 अरब की सब्सिडी दे रही है, जिसको भी वापस लिया जाएगा, और कभी इम्कान है कि रवा माही बिजली के टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया जाए, जिसके बाद 16 रुपए में पड़ने वाला बिजली का एक यूनिट जो है वो 24 रुपए में पड़ेगा। गुज़श्ता रोज ही हुकूमत की जानिब से तेल और घी की जो कीमत में जो सब्सिडी थी वो वापस ली गई, 200 रुपए से ज़्यादा का इजाफा देखने में आया। अगर इन इकदामात का सियासी बोझ हुकूमत पर पड़ रहा है तो अवाम पर इनका माशी बोझ पड़ रहा है। आज ही सामने वाले अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई ने 2 साला रिकॉर्ड तोड़ा, जब अफराते ज़र की शरह 13.76% पर जा पहुंची है, और ये वो फिगर्स हैं जिसने अवाम की नई हुकूमत का भी जो है वो उन पर तनकीद का एक मौका फराहम किया। लेकिन इसमें एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि ये जो फिगर्स सामने आए हैं उसमें साबिका हुकूमत का दौर जो है वो शामिल है। अब ये जो इक़दामात हैं जो साबिका हुकूमत के मुआहदों की रोशनी में हो रहे हैं, इन मुआहदों की पासदारी ही IMF प्रोग्राम की बहाली और दीगर आलमी इदारों और आलमी ममालिक के पाकिस्तान और पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल कर सकते हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं। हुकूमत की जानिब से इन मुश्किल फैसलों के लिए अवाम की रिलीफ के लिए इक़दामात सामने आए। जब गुज़श्ता हफ्ते अपने कौम से पहले खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन हालिया महंगाई और अवामी रद्द-ए-अमल के सामने ये रिलीफ पैकेज ना होने के बराबर जैसा है। तो इन हालात में जब मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरे करने का ऐलान कर चुकी है, क्या वो ये जो वादे हैं अवाम के साथ ये इफ़ा कर पाएगी, और इतने मुश्किल जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, इससे कैसे निकलेगी? बतौर एक बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून इन माशी इक़दामात की क्या सियासी कीमत चुकाने को तैयार है? लेकिन इस इत्तेहाद में शामिल दीगर और छोटी बड़ी जमातें जो हैं, क्या वो ये सियासी कीमत देने को तैयार होंगी? मुल्क की माशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने। डार साहब बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो ये है कि ये तो अब एक बिल्कुल एक फैक्ट ये है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा ना हुआ तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। अब ये बताएं कि IMF ने तो कहा था कि जी जनाब आप अपनी सब्सिडीज पहले वापस लें, उसके बाद आएं और फिर बात होगी। अब सब्सिडी 30 रुपए तो वापस ले ली गई है, कीमत बढ़ा दी गई है। इस वक्त क्या आप समझते हैं कितने इम्कानात हैं कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में दोबारा वापस चला जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, आपने अपने इंट्रो में अपने तफसील के साथ अहाता किया है। एक फैक्ट हम सबके सामने रहना चाहिए कि जब पिछली हुकूमत ने शुरू किया था तो पाकिस्तान की महंगाई जो थी, खाने पीने की अशिया की 2% थी, जनरल महंगाई 4% थी, इंटरेस्ट रेट 6.25% पर था, और जो रेवेन्यू था उसकी एवरेज कलेक्शन 20% इजाफा हो रहा था। ये वो पैरामीटर्स थे कि जहां एक 2018 में PTI की हुकूमत को मईशत मिली, और उस वक्त प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा तो ये 2030 में
पाकिस्तान दुनिया की 18वीं बड़ी मीशत बन जाएगा। अब हमने क्या खोया क्या पाया वो आपके सामने है। वो हमारा प्रोग्राम में इतना तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल पे स्ट्रेट आता हूँ कि जो हमने मिस हैंडलिंग कह लें, हम अपनी इनकॉम्पिटेंस कह लें, हम अपनी डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन कह लें, जो मर्जी आप कह लें कि हमारी पॉलिसी नाकाम हुई है पिछले 3.5 पौने 4 साल में, जिसके नतीजे में आज हम जो मुआशी तबाही हुई है वो हमारे सामने है। कोविड का इसमें हिस्सा जरूर है, लेकिन कोविड से पहले बैठ चुकी थी आपकी 1952 के बाद पहली दफा जीडीपी ग्रोथ जो थी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है गुर्बत, महंगाई और रोजगार के हवाले से, वो भी 1% मनफी में था। ये 1952 का पहली दफा हुआ। हैविंग सेड दैट, अभी हमें आईएमएफ की बात जो आपने की, मैं उस पर आ जाता हूँ स्ट्रेट अवे। आईएमएफ पे हमने एक प्रोग्राम किया 2019 में और अभी हम 2022 में हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम 12 क्वार्टर्स पे शामिल होता है। ये 12 क्वार्टरली आप कह लें कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और जो आप उनसे तय करते हैं कि अपनी मैशत को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वो आपने परफॉर्म करने होते हैं। और 6 बिलियन, क्योंकि 2008-13 में ये 11.5 अरब का पैकेज था, 7.5 बिलियन फ्रंट लोडेड था। उस वक्त हफीज शेख साहब और शौकत तरीन के वो टेन्योर था। आपने देखा कि हमने 7.5 बिलियन लेने के बाद आईएमएफ का प्रोग्राम खुदा हाफिज कह दिया। वो यानी उन्होंने अपना फ्यूचर के लिए फैसला कर लिया, आइंदा इस हुकूमत को हमने फ्रंट लोडेड प्रोग्राम नहीं देना। तो हमें 2013 में प्रोग्राम मिला था वो $6 अरब का था, और अभी भी $6 अरब का है। और वो भी इवनली स्प्रेड है कि ये नहीं कि आपकी मदद करके वो फ्रंट लोड कर दे, को ज्यादा 2-3 बिलियन शुरू में दे दे। अभी तक हमारा आदिल साहब 50% जो है हमारी डिस्बर्समेंट हुई है। 6 रिव्यू हुआ है 12 रिव्यू में से, और 2019 में शुरू होता 2022 में आ चुके हैं। तो एक तो ये आप मद्देनजर रखें। दूसरा मसला क्या है, 7th रिव्यू क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा, मेजर जिसकी आपने भी जिक्र किया कि सब्सिडीज, आईएमएफ को ये बताई गई कि सब्सिडीज फंडेड है। फंडेड का मतलब है कि बजटरी एलोकेशन होंगी, आप उस एलोकेशन के जरिए ये आप उसको डिस्बर्स करेंगे। आपकी कई चीजें सब्सिडाइज होती हैं। आपका फंडेड मतलब इनकम सपोर्ट फंड है, बेस्ट जो भी जिसका नाम में साज हो चुका है। तो ये अगर आप अपनी इस तरह की चीजों को फंडेड करते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता। वो अंडरस्टैंडिंग ये थी। हमारी मेन इशू ये आई है, नई हुकूमत जब आई तो उसके लिए कोई फंड्स अवेलेबल नहीं थे। दूसरी चीज, और ये पिछले 2 हफ्ते पहले तक जाने वाली हुकूमत ये बयान देती रही और इनका वजीर खजाना बयान देते रहे, जी फंडेड थी, फंडेड है। ये फंडेड नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से चैलेंज करता हूं कि कोई आके जिम्मेदार हुकूमत का साबित कर दे। मुझे डॉक्टर साहब कतई कलामी की माफी, एक छोटा सा सवाल पूछने, अगर फंडेड नहीं थी और आईएमएफ बड़ा क्लियर कट बता चुका था हमारी टीम के वहां पर मुज़ाकरात जाने से पहले कि आप ये सब्सिडी वापस लें, उसके बावजूद भी हुकूमती टीम ने फिर क्यों सब्सिडी, होना तो ये चाहिए था कि पहले ये सब्सिडी एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करते, जिस तरह 30 रुपए का किया, कि उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता, एक प्लान लेके जाते तो हो सकता है कि लास्ट वीक ही ये मामला हल हो जाता। क्या हुकूमत ने भी देर की, आपकी हुकूमत ने थोड़ी सी? नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, एक तो काइंडली ये भी माइंड में रखें कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीएमएलएन सोलो नहीं है, और इसके साथ 10 पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, और ये इफ़हाम तफ़हीम से ही आपको मखलूत हुकूमत को चलाना होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत सख्त दिल होना पड़ता है। आदिल शाहजेब साहब, आपकी 13% अभी भी इन्फ्लेशन जा रही है। इस हुकूमत ने 24% तक फूड इन्फ्लेशन इजाफा किया है। आपके नवंबर दिसंबर पिछले साल के आप नंबर देखें तो बात यह है कि इतनी बड़ी और खुद सेल्फ, मैं से कहता हूं मैड मेड डिस्ट्रक्शन, इन्होंने अपनी तबाही की अपने हाथों से। सबसे पहले रुपए को खोला छोड़ दिया, और मादर पिदर आजाद रुपए का वो बेड़ा गर्क किया जिससे महंगाई का तूफान आया। महंगाई का तूफान है, उसके इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके चले गए। ये 13.25% कोविड से पहले लेके जा चुके थे। ये तो कोविड की वजह 7% पे आए, दोबारा जाने से पहले 13.5% पे ले गए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी एक इसका जो कंपाउंड इम्पैक्ट है वो आवाम के ऊपर। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम उनके साथ एंगेज होके कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालें, और मैं आज भी उसका बिलीवर हूं कि ये चाहिए था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस बोझ को उठाती 30 जून तक, और ये कौम को बताती कि ये झूठ बोल के गए थे, ये कोई फंडेड नहीं थी,
लेकिन हम ये करेंगे। बहरहाल टाइमिंग है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके। तो उनसे यही तय पाया कि हम 30-30 रुपए हमारी टीम ने जो तय किया उसको हमने अभी इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ये बेपनाह आप कह लें कि गैर जिम्मेदाराना एक काम हुआ है कौम के साथ और मुल्क के साथ, मैशत के साथ। तो हमें इसकी जो ओवरऑल डायमेंशन वो बहुत खतरनाक है। ये तो एक साल में दोगुना करने आए थे रेवेन्यू को। आप अपना याद करें जरा इनके बयान इमरान न्याजी साहब के। ये कहते थे इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में डबल किया, मैं 1 साल में डबल करूंगा। कितना है वो रेवेन्यू? आज भी आपका रेवेन्यू जो है 4 साल गुजर तो करीबन 6,500 रुपए जा रहा है, करीबन 3,800 से। ये आप डॉलर टर्म में कन्वर्ट करें तो 2018 का रेवेन्यू जो था वो $34 बिलियन था। आज 4 साल के बाद $35 बिलियन है। यू हैड नो इंक्रीज इन रियल टर्म इन द रेवेन्यू। आपने जो फॉरेन जितनी मुझे डार साहब, ठीक है डार साहब, ये बताएगा कि ये जो सब्सिडी अब 30 रुपए तो पेट्रोल डॉलर की उसमें पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। ये सब्सिडी जो उन्होंने दी थी वो 30 जून को हो रही है। उसके बाद ये कीमत क्या ऑटोमेटिकली जितनी इंटरनेशनल मार्केट में है उतनी पहुंच जाएगी? तो कितना मजीद इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय 30 जून? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये हमें, मैं उसका सपोर्टर हूं। मैं अपनी पार्टी के अंदर भी, मैं कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी, जो हमारी आपस में पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के ऊपर मिनिमम बोझ डालें, हम दूसरे मेजर्स लें, हम इसको सब्सिडी बनाने की जितनी हो सकती कोशिश करें। जाहिर है कि हमारे पास बहुत लग्जरी नहीं है, क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ा नहीं है, आपके जो अखराजात है वो आसमान पे चले गए 4.25 साल में। उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान 30 जून 2022 को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट खजाना करने जा रहा है। बजट खजाना क्या है? आपकी आमदनी और अखराजात का फर्क है। वो 5,600 अरब फेडरल बजट खजाना होगा। ये आप इमेजिन करें कि कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान का बजट खजाना 5,600 बिलियन होगा। तो हमें उसको कंट्रोल करना है। हमें ये अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप इस स्पीड पे चलेंगे, वी कांट फ्रैंकली इकोनॉमिकली सर्वाइव। हमें इसका सारे का सारा, चाहे वो रुपए की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो आपके इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी फिस्कल पॉलिसी हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, अखराजात को कंट्रोल करना हो, आपको सारे तरफ से अटैक करके एक रोबस्ट तौर के ऊपर इस मुल्क की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। ये डायरेक्शन टोटल तबाह हो गई है। वही इकोनॉमी जो 18वीं दुनिया में मईशत बनने जा रही थी, उसकी 4.25 साल की परफॉर्मेंस के बाद आपको, आई एम श्योर यू आर वेरी मच अप टू डेट, क्या प्रोजेक्शन है आज पाकिस्तान की? 54th इकोनॉमी। कैन यू अफोर्ड दिस थिंग? इज इट नॉट अ मैटर ऑफ शेम कि उन्होंने जो तबाही की है पाकिस्तान की? ये तो आवाम को इन चीजों का नहीं पता ही। आपको, मुझे, जो लोग इन चीजों को समझते हैं, हम 18वीं मईशत बनते बनते अब 54th मईशत पे हमने 4.25 साल में अपना सफर तय किया, 54th बनने जा रहे हैं। इट हैज टू बी ब्रोकन। अगर हम एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं, अगर एक मिसाइली कुव्वत हैं, हमें मुआशी तौर पे स्टैंड अलोन खड़ा होना पड़ेगा। आई विश कि हम एक दफा 18वीं मईशत दुनिया की बन जाते, हमारी जो क्रचेज हैं वो टूट जाती और हम ये IMF का मोहताजी खत्म हो जाती। और हो सकती है, आपका ख्याल है कि जापान बोरो नहीं करता? हो सकती है, बिल्कुल। डार साहब, आप अभी भी पुरुमीद हैं, ठीक है। डार साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन फिर साबिक वजीर खजाना डार साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में अब रुपए स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है। इस वक्त क्या आप समझते हैं मौजूदा मुश्किल फैसले आपने करने हैं, मौजूदा माशी हालात को सामने रखते हुए डॉलर कितने तक जो है वो नीचे आ सकता है? मतलब रुपए कितना स्ट्रेंथन हो सकता है मजीद? सब मेरी जाती राय में डॉलर जो है वो ओवर वैल्यूड है। हमारा पाकिस्तानी रुपया स्पेकुलेशन, और जो हमारे, आपको पता है, जो कुछ होल्डर्स और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उसको यूज करते हैं इस सिस्टम को। तो ये एक तो जाहिर है कि एक डायरेक्शन ले लिया हुकूमत ने, बड़ा मुश्किल फैसला किया है। जैसे आपने खुद ही फरमाया कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है, बट महल पॉलिटिकल कॉस्ट को एक तरफ रखना चाहिए। सो मुल्क को जो है उसको उसकी मईशत को दोबारा खड़ा करना, उसको जिंदा रखना, फिर उसको सही सिमत में लेके जाना, वो सबसे पहले हमारा अहम कौमी फरीजा वो होना चाहिए। और उसी जज्बे से ये काम किया जा रहा है, उसी जज्बे से ये चैलेंज कबूल किया गया है। वरना बहुत आसान था कि कहते हैं जी ठीक है, हम स्टेट वे इलेक्शन में जाते हैं, ये तो 1 साल की हुकूमत है, व्हाई नॉट हैव फुल टर्म, जब मिलेगी तो करें, केयर टेकर करें। तो
ये रुपया जो है जी, ये एक जो सेंटीमेंट्स होते हैं मार्केट के, वो उन्होंने देखा है कि जी हुकूमत सीरियस है, हुकूमत ने IMF से एंगेजमेंट कर लिया है, हुकूमत ने पहला स्टेप ले लिया है, हुकूमत बजट की तैयारी में है, हुकूमत ने फैसला कर लिया कि 1 साल हम रहेंगे और अपना काम करेंगे, तो ये चैलेंज कबूल कर लिया। उसके नतीजे में ये नफसियाती जो उसका असर है, ये इसकी डायरेक्शन बदली है। ये 201-2 तक चला गया था, ये वापस अब 200 के नीचे आया है। मेरे नजदीक ये डायरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने जो प्लान है कि हमने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी करने हैं, हमने करेक्टिव मेजर्स भी लेने हैं, हमने मॉनेटरी पॉलिसी को, उससे रुपया जो है जाती पूछे, मेरा ख्याल है इसकी जो ट्रू वैल्यू है, एक बहुत बड़ी हमें इसको एक हिट मिली है पिछले 2-3 महीने में, खासकर उनके जो जाने वाली हुकूमत ने, फिर उनको पता था हम जा रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले, मैं तफसील में नहीं जाता, उसमें बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। इसको 160-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए रुपए को जी, और ये जा सकता है 160-70, लेकिन इट विल, ठीक जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे ही बताइएगा कि देखें, हुकूमत तो अपने फैसले कर रही है, चेयरमैन नैब का अब होना है, इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान भी अपॉइंट हो गए हैं, गवर्नर पंजाब भी हो गया, लेकिन इन फैसलों के खिलाफ वो कोर्ट जा रहे हैं, तो कैसे चलेगी हुकूमत? आप इस तरफ फैसले करें, वो मामला उधर कोर्ट में लटक जाएगा, तो इस पर क्या कोई नून लीग ने कोई सोचा है कि किस तरह चलाएंगे फिर ये? देखिए, ये तो यानी अजीब टिपिकल जोक है आदिल साहब, कि आपने पहले आईनी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की, आपने गैर आईनी काम किए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत आपको फिर आईनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, आईनी प्रोसेस के जरिए आप हुकूमत से निकल गए। ये अलग बात है कि आप एक RTS बंद होने के चक्कर में आपको हुकूमत में लाया गया था, आपने टोटली बैड परफॉर्मेंस की वजह से तबाह कर दिया। अब ये जो अभी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप उतनी तेजी से अचीव नहीं कर सकते, अगर अचीव भी करेंगे बहुत स्लो होगी। तो हम अभी भी इनको चाहिए कि ये तो इनकी अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर इनको फारिग खुद ही हो जाते तो ज्यादा बेहतर था। बड़े मुल्कों में लोग जब हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती, जापान बहुत जिंदा मिसाल है, वो छोड़ देते हैं हुकूमत, नया इलेक्शन में चले जाते हैं। ओ भाई, आपको आईनी तरीके से निकाला गया है, आपने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं, तो क्या अब आपके जाके मिन्नतें करके आपको कहें कि आप आके फैसला करें? आइन में तो ये जगह मौजूद नहीं है कि जी, आइन में जो इस वक्त अपोजिशन बैठे हैं, उन्होंने अपना एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुन लिया है। अब ना जाते, आप बैठे रहते, आप बैठते, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपका होता, अगर आपका होता तो आप, ठीक। डॉक्टर साहब, ये आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, अब आप मुझे ये बताएं कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे मजबूत और पहला उसकी शर्त होती है। खान साहब अब दोबारा से लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, और वो कोर्ट में भी आज एक फैसला भी खैर आ गया, लेकिन पिटीशन उनकी ये है कि जी उन्हें इजाजत दी जाए कि वो आए और लॉन्ग मार्च करें। तो उससे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और मसाइल तो आपकी गवर्नमेंट ने हल करने हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आल साहब, लेकिन क्या बदकिस्मती है जी कि आप एक आईनी तरीके से गए हैं। आप 1 साल इंतजार करें, आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें, आपने इस्तीफे दिए, आपको किसी ने गन पॉइंट में इस्तीफे नहीं दिलवाए, और इस्तीफे जो है आपने आपके जो माजी के वज़रा हैं वो स्टेटमेंट आपके लीडर्स दे रहे हैं कि जब हमने इस्तीफे वापस नहीं लेने, और ना ही लेने चाहिए। किसी भी गैरतमंद लोगों के लिए तो अच्छा तो नहीं है ये 2014 का धरना नहीं है कि जहां आपको धरना भी मुस्लिम लीग नून नेगोशिएट करके उठाए, और जहां इसहाक डार आपको कन्विंस करके आपके इस्तीफे भी वापस दिलवाए। अभी कोई इसहाक डार या कोई और बंदा आपके पास नहीं आएगा इस्तीफे वापस दिलवाने के लिए। ये इस्तीफे हुए हैं, आपने अपनी मर्जी से दिए, आपकी मर्जी है, तो आपने इस्तीफे दिए हैं अपनी फ्री विल से, तो आप इंतजार करें ना इलेक्शन का, इलेक्शन होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो आपने फरमाया ना सुप्रीम कोर्ट में जाना और ये कहना जी हमें इजाजत दी जाए कि हम पूरे मुल्क को बंद करेंगे या हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ये कहाँ की यानी मुल्क के साथ कोई फेयर डील है? और मुल्क के साथ ये तो जुल्म है, कौम के साथ जुल्म है। किसने क्या वजह, क्या आपकी वजह यह है कि एक साजिश हुई है जो कि इनका अपना जो सीनियर जो लीडर था शेख रशीद कह रहा है कि शुक्र है कि ये जिसने भी खत ड्राफ्ट किया, ये प्लान किया, वो ना होता तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम तो अगले इलेक्शन में जाते तो हम तो तबाह हो जाते। ये मैं नहीं, ये आपके मीडिया में मौजूद है, हम श्योर कि आपने भी देखा होगा आदिल साहब, नहीं देखा तो दिखाएं अपने व्यूअर्स को कि
वो खुद कह रहे हैं कि ये जिसने ये प्लान किया है, ये प्लांट किया, ये साजिश वाला चक्कर और गद्दारी वाला, तो ये हम तो बच गए हैं, वरना ये बड़ा लकी है इमरान खान, वरना तो मारे गए थे हम, अगर इलेक्शन में जाए तबाह हो जाना था। ये तो उनके अपने अल्फाज हैं, मैंने खुद देखा। वैसे डार साहब वो शेख साहब ने हमारे इंटरव्यू में कहा था, ये जो आप उनको कोट कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, माय अपॉलॉजी, मुझे ये नहीं पता, नहीं मैं सिर्फ आपको कोट कर रहा हूँ मिसाल। तो देखे ना ये क्या बदकिस्मती है, अगर या मैं हूं तो फिर ठीक है, अगर मैं नहीं तो फिर सारा कुछ है। इन्हीं की तकारीर है, जब ये वज़ीर आज़म रहे 3.5 साल कि जी ये अपोजिशन ने जरा भी को मूवमेंट करती थी, इसका बहुत नुकसान है, तभी मईशत तबाह होती है, कौम को नुकसान होता है, मजदूर की दिहाड़ी चली जाती। अब कितने में वसूल आप इनको दिखाएं, मेहरबानी करके मीडिया इनको दिखाए कि जी आप ये कहते थे, अभी आप उस पर अमल तो करें ना, मेहरबानी करें मुल्क की खातिर। और फिर आपको ये नहीं है कि कोई 58(2)B के जरिए निकाला गया है, आपको पनामा साजिश करके निकाला गया, आप एक आईनी प्रोसेस से दिए अदम एतमाद के नतीजे में निकले हैं, तो आप घर जाएं। फिर आपके लोग उसमें आपके लोगों से वोट नहीं लिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके किसी भी साथी ने वोट फेडरल गवर्नमेंट में नहीं दिया मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इनको निकालने के लिए। तो आपको मसला क्या है भाई? आप इलेक्शन, आप आइन को आप रिस्पेक्ट करें। इनका तो ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जी आप जी और एच के जो कॉर्नर पे जो ग्राउंड है, जो मौलाना फजलुर रहमान को धरने के लिए मिली थी, जो इन्होंने दी थी, उसी जगह पे आप अपना लॉन्ग मार्च पे बैठे और वहां आपने जो करना करें। और ये कई किलोमीटर इस्लामाबाद में घुस आते, ये है इनकी ताजीम तकरीम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये चाहते हैं जो हम कहें वो फैसले हों, ये नहीं होगा। ये हम इनको दोबारा अगर आएंगे तो हम इनको नहीं आने देंगे, ये मखलूत हुकूमत इनको नहीं आने देगी। ये कैटेगोरिक फैसला है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम इनको बनाना रिपब्लिक नहीं बनाने देंगे। ये कल्ट नहीं चलेगा पाकिस्तान में, जो मर्जी ये कर ले। ये क्या तमाशा है? अच्छा डार साहब मुझे ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि देखिए ये सारी जो जितनी मुश्किलात हैं, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त ये इस किस्म की हुकूमत को चलाना इत्तेहादियों के साथ। क्या बेहतर ना होता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले में पड़ती नहीं, सीधा सीधा अदम एतमाद हुआ और इंतखाबात में चले जाते, आप मैंडेट लेके दोबारा से आ जाते, हो सकता है अपने आप पर आप हुकूमत बना लेते, इत्तेहादी भी साथ ना होते, 5 साल होते और मुश्किल फैसले भी करते, पॉलिसीज भी बना लेते। ये तो आप किसी और चक्कर में पड़ गए हैं इस वक्त। देखिए आलम सर, लेट्स बी फेयर, एक पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी तो वही होती जो आप फरमा रहे हैं कि हम उनको कंधा इस्तेमाल करते। जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने अकेले तो इनके अदम नहीं इनके खिलाफ किया, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेयर। तो आपने कंधा इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजलुर रहमान का, दूसरी जमातों का, जो भी साइज है, तो आपने मिलकर काम किया। अभी आपको मिलकर चलना आपका इखलाकी और आपका एक हाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो उनके मुशावरत से करें। अगर वो सब कहते कि आप हुकूमत छोड़ देता हूँ, छोड़ देते, हमें कोई मसला नहीं था। इनकी तो शदीद ख्वाहिश थी, इन्होंने तो बाकायदा मैसेज भेजे एस्टेब्लिशमेंट को कि जी आप इनसे नो जो है कॉन्फ्रेंस मोशन वापस करवा दें, मैं पहले साइन कर देता हूँ, असम्बली तोड़ने का जो परवाना है वो इनको दिखा भी दें और फिर वो प्रेसिडेंट को दे दें। हम ये ऐसी बैकडोर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कामों में नहीं पड़े थे, ना पड़ेंगे। तो ये जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आपने देखा भी, अगर आपको ये खौफ था तो आपको बस टाइम था, जब तक नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव नहीं हुआ तो आप असेंबली तोड़ देते अगर आपको डर था। लेकिन उस वक्त देवर श्योर कि हम दौस और धांधली और जर के हवाले से हम दोबारा वही काम कर लेंगे और लोगों को हम यानी बाय आउट कर लेंगे और जमीर लोगों को खरीद लेंगे। लोगों ने देखा कि 4.25 साल क्या जाती हुई कौम के साथ। कोई भी बाज़मीर जो शख्स है, इनके ऑलमोस्ट 2 दर्जन लोग जो है वो तो बैठे हुए अपोजिशन में आज, वो तो हमारे साथ तो उन्होंने वोट नहीं दिया, वो हमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जीतने के लिए उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको गिराने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो बात ये जी कि एक हद होती है, ये गैर जिम्मेदाराना जो है ना, ये एक रवैया, ये उसकी बदतरीन मिसाल है जो कुछ ये काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि रिकंसाइल करें, ये आपको गैदर करें, ये आपको आराम से बैठें, ये अपनी गलतियां, अपने पॉलिसीज जो फेलियर हैं, जो तबाही की है पाकिस्तान की, आइंदा की तैयारी करें। अगर इनका कोई अपना को प्लान है इलेक्शन लड़ने का और कोई चंद सीटें लेने का, वरना ये प्री 2010 में चले जाएंगे। ये तो इनको पकड़ के RTS चले वरना इनको लाया गया जी, वो क्या पुरानी बहस हो गई।
इसाक डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जो लॉन्ग मार्च है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि दरख्वास्त में जो नुकात उठाए गए हैं उस पर अदालत उज़्मा फैसला दे चुकी है और साथ ही मामला हतमी फैसले के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। दूसरी जानिब इस मामले में सबसे अहम पेशरफ्त आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के 25 मार्च को लॉन्ग मार्च का तफसीली तहरीरी फैसले की सूरत में सामने आई। अदालती फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत और मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। लॉन्ग मार्च के खत्म होने के बाद तमाम शाहराहों को खोल दिया गया। आजादाना नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं। दरख्वास्त दायर करने का मकसद पूरा हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त को इसलिए निपटाया जाता है। साथ ही मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डीआईजी आईबी और डीजी आईएसआई, सेक्रेटरी वजारत दाखिला से एक हफ्ते में 7 सवालों के जवाब तलब किए हैं कि इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को किस वक्त डी चौक जाने की हिदायत की, किस वक्त कारकुनान डी चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले और क्या हुकूमत की जानिब से दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई, कितने मुजाहिदीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए। सवालात में पूछा गया कि रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजामात क्या थे, एग्जीक्यूटिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात में क्या नरमी की गई, क्या सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा गया, क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर G9 और H9 ग्राउंड में गए, जिस पर सबूतों का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा कि अदालती हुक्म की अदम उदूली हुई या नहीं, क्या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस याया अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए लिखा कि इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई का काफी मवाद मौजूद है, यह उनका मौकिफ था। अब तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और बड़े अच्छे लॉयर भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया। फैसला तो आपके सामने है, अब आगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या होगा, लाए अमल क्या होगा? क्या अब लॉन्ग मार्च का जल्द आप ऐलान कर देंगे, क्योंकि अब तो शायद इस फैसले के मुकम्मल आने तक, अदलिया को जवाब मिलने तक, उस वक्त तक मुश्किल नजर आ रहा है कि लॉन्ग मार्च की नई तारीख दी जाए? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का मकसद चेयरमैन इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का वाहिद मकसद ये था कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ अदालत से, अदालत उज़्मा से इस पर गाइडेंस लें कि जब आईन पाकिस्तान हमें गारंटी करता है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, कानून के मुताबिक, तो क्या वजह है कि बावजूद इसके कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर डायरेक्शन भी दिए, उसके बावजूद जिस तरह का रवैया मरकजी हुकूमत ने रवा रखा, ऐसा लग रहा था जैसे ये जो मुजाहिरीन थे पुरअमन, ये खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क से आए हुए थे। जिस तरीके से उनके साथ पंजाब में, इस्लामाबाद में जो टीयर गैसिंग हुई, जो चार दीवारी को के तकद्दुस को पामाल किया गया, सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो किया गया, डॉक्टर शरीन मज़ारी साहिबा को जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को खींचा गया, उनकी गाड़ी के साथ जो गुल्लू भट्ट भी ऐसा ना करे जिस तरह पंजाब पुलिस उनकी गाड़ी का हशर किया। फिर और तो और अल्लामा इकबाल साहब की, उनकी बहू और इस कौम की बेटी जस्टिस नासिरा इकबाल साहिबा के साथ जिस तरह उनके घर की एक इज्जत को पामाल किया गया, रात के अंधेरे में जाके उन्होंने उसको जो है वो दीवार तोड़ी और गेट तोड़ा और अंदर गए और उस मुअज़्ज़ज़ खातून को बाहर आके एहतजाज करना पड़ा, बात करनी पड़ी। तो इन हालात में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेना जरूरी था। इमरान खान साहब ने जरूरी समझा कि सुप्रीम कोर्ट इसको वाज़े करे कि क्या ये एहतजाज हम कर भी सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं तो क्या फिर कोई रूल्स ऑफ द गेम है इस मरकजी हुकूमत के लिए, या देयर इज नो होल्ड बार्ड, यानी इन पे कोई कानूनी कदगन नहीं है इन लोगों पे। ठीक, अच्छा अली साहब, ये रूल ऑफ द गेम अगर सुप्रीम कोर्ट तयन कर देती है, पिछली दफा भी हुआ, उन्होंने कहा H9 में मुख्तस की गई जगह आपके कारकुनान डी चौक पहुंच गए, जिस पर ये जो 6-7 सवालात हैं वही मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज उठाए हैं। तो इसको भी यकीनी बनाना होगा कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है उस पर फिर मनो अमल भी किया जाए आपकी तरफ से भी। जो अदालतें खुली, जो तारीख में बहुत कम शायद ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रात को जब अदालतें खुली और तारीख में शायद ऐसा बड़ा कम हुआ कि सिटिंग हुकूमत के खिलाफ इस तरह से अदालतें खुली,
तो उस पे जब कल को फिर जवाब लिया गया इमरान खान साहब से कि आप अपना केस कहाँ लेके जाएंगे, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, तो इमरान खान साहब ने यही बात की कि मुझे अपनी अदालत उज़्मा पे एतमाद है, हम उनके फैसले मानेंगे और हम अपने इदारों के पास ही जाएंगे। फिर ये बात जब उन्होंने की कि मेरे से ज्यादा मेरे मुल्क को मेरी फौज की जरूरत है और कोई जो है अपनी पाक फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात ना हो, तो यहाँ पे इमरान खान साहब ने एक बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि सुप्रीम कोर्ट पे भी एतमाद का इजहार किया और अपनी फौज के साथ भी वो खड़े रहे। लेकिन एक बात सेंट्रल का जायजा मोहतरम इमरान खान साहब ने लिया कि जिस तरह सारी रात हमारे लोग बरसाए गए रबर बुलेट्स, देखें ये कोई मकबूजा कश्मीर तो नहीं है जी कि आप अपनी लोगों पे रबर बुलेट्स फायर कर रहे हैं, फिर लोगों की गाड़ियां, फिर खवातीन वहां पे बच्चियां आई हुई थी आदिल साहब। तो इन हालात में खान साहब ने मुनासिब जाना कि अपने लोगों को, अपने कारकुनान को अपनी पुलिस, अपनी रेंजर्स के खिलाफ खड़ा ना करें, क्योंकि कोई भी इसमें कोई तीसरा शरारत कर सकता था। और उन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि एक पॉपुलर डिसीजन की बजाय करेक्ट डिसीजन लिया। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो सिर्फ पॉपुलर डिसीजन ना ले बल्कि करेक्ट डिसीजन ले। द करेक्ट डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर डे वाज टू सेव द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और ये साबित किया इमरान खान साहब ने कि कानून पे पासदारी करने वाला आदमी है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स जानते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे वर्कर पीसफुल रहे, और अगर उन पे कोई अटैक भी करे तो फिर हम एक कदम पीछे हटें ताकि हम किसी को मौका ना दें कि मुल्क के अमन से खेले। ठीक, मुझे अली साहब दो बड़े अहम सवाल पूछने हैं और 2 मिनट ही मेरे पास रह गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए यह तहरीर किया कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, काफी मवाद जो है इस पर मौजूद है। क्या आपका क्या इस पर रिएक्शन होगा? नहीं, मैं तो इसे एग्री नहीं करता कि जज साहब की राय है, काबिल एहतराम है। जाहिर है आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी एज अ वकील तो आप कर ही सकते हैं फेयर कमेंट। तो मेरी राय तो ये है कि बिल्कुल ऐसा कोई मवाद नहीं है और बिल्कुल इमरान खान साहब ने कानून के मुताबिक वो गए हैं, अपना लीगल राइट उन्होंने इस्तेमाल किया है। और जब उनको लगा कि अमन को खतरा है तो वो एक पॉपुलर तरीन आदमी, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जो है, उन्होंने उस वक्त एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारे कारकुन भी उसको उस वक्त उस तरह से ओन नहीं कर रहे थे। वो हैरान अमन की आएगी, पाकिस्तानियों की जिंदगी की आएगी, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी की भी परवाह नहीं करेंगे, वो फैसला करेंगे जो सही फैसला होगा। ठीक है, मुझे अली साहब ये बताइएगा और मुख्तसरन अगर आप जवाब दे सके कि खान साहब ने पेशावर से मार्च को लीड किया, फिर सवाबी चले गए, वहां से लीड किया। अभी भी एक एतराज ये हो रहा है कि देखें असल जो बैटल ग्राउंड होगा वो पंजाब होगा। अगर लाहौर और जेलम और यहाँ पिंडी और वहां से पीटीआई की मकामी क़यादत लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाई, शफकत महमूद साहब बीमार हो गए, आपके दूसरे जुनूबी पंजाब के सदर खुसरो बख्तियार साहब बाहर बैठे हुए, क्या बेहतर नहीं होगा कि खान साहब इस दफा अगर लॉन्ग मार्च को लीड करें तो वो लाहौर से करें? देखिए, इस ऑप्शन पे गौर किया जा सकता है। पूरा मुल्क हमारा है और आपका भी है, हम सबका है। इमरान खान साहब इस मुल्क के शहरी हैं, चाहे वो पेशावर से स्टार्ट करें, लाहौर से, लेकिन वो देखें मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। ये फैसला बहरहाल उनका और हमारी कोर कमेटी के एक बाहमी मशवरे से होगा कि वो कौन सी पॉलिटिकल पोजीशन हमारे लिए बेहतर है इस तरीके के लिए। वो लाहौर भी हो सकती है, पेशावर भी हो सकती है, या वो इस्लामाबाद रावलपिंडी भी हो सकती है। ठीक, चलें। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त जाकर जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारा मीडिया ज्यादातर तो सियासी मामलात में उलझा रहता है, हम समेत। मैं अपने प्रोग्राम की भी बात करूंगा। हुकूमत आ गई, चली गई, लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, कामयाब हो गया। इस पूरे शोर में बाज़ औक़ात ऐसी खबरें नज़रों से ओझल हो जाती हैं जिन्हें तवज्जो देना और कवर करने का फ़ायदा हमें बहैसियत कौम और मुल्क के होता है। मेरा इशारा बलूचिस्तान में हाल ही में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं जिनकी ज़बरदस्त टर्न आउट और वहाँ के अवाम का जोशो खरोश इस जानिब इशारा है कि आज बलोच अवाम ना सिर्फ शिद्दत पसंद बयानियों को वो रद्द कर चुके हैं, बल्कि 9 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना ये जाहिर करता है कि बलूचिस्तान के अवाम अब वोट की ताकत से अपने हुकूक हासिल करने के लिए पुरज़म है। इसी तरह शिद्दत पसंद हमलों के खतरे के बावजूद
जमहूरी अमल पर भरोसा यकीनन खुशाइंद है, लेकिन अब इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि मुंतखब जो बलदाती नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, उनको हकीकी इख्तियारात जो हैं तफवीज़ किए जाएं। इन इंतखाबात में तकरीबन 17,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और दिलचस्प और मस्बत बात यह है कि इस इंतखाबी अमल में 132 खवातीन जनरल नशिस्तों की उम्मीदवार थी, जिससे शिद्दत पसंदों के इस बयानिए को भी झटका लगा जो कि शारी बलोच की मिसालें दिया करते थे। इन इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद जो है वो पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बगैर मुमकिन ना था, लेकिन हकीकी क्रेडिट बलोच अवाम को जाता है जिन्होंने जमहूरियत को जो है वो शिद्दत पसंद बयानिए पर तकवीयत दी। अहम बात यह है नाज़रीन कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की जीत जो है वो बड़ी बड़ी जो मुल्की और इलाकाई सियासी जमातें हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार भी है। इसी के साथ अगर मौलाना हिदायतुर रहमान की फतह को देख लें गवादर में, वो अपने हुकूक के लिए अपना मसाइल का जो हल है वो जमहूरी तरीकों से लेना, उनका जो ये फैसला था एक बड़ी कामयाबी है और इस तासुर की नफ़ी है जिसमें ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल होते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि 18वीं तरमीम को उसकी असल रूह में नाफिज किया जाए ताकि कामयाब उम्मीदवार जो हैं वो निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली यकीनी भी बना सकें। और इस बात की भी ज़रूरत इसलिए भी है कि ऐसे इलाकों में हकीकी तरक्की और फलाह जो है वो सिर्फ इसी रास्ते से, जमहूरी रास्ते से मुमकिन है। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।